हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का मॉडल पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि निमी के द्वारा जारी किया जाता है एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। और इस मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे, WCS की यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल ओवरऑल क्वेश्चन कितने हो गए 75। एंड 75 में से आप कितना स्कोर करते हो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं जिस भी क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लाऊंगा सबसे पहले आप उसका आंसर बताएंगे, देन इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ओके। जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे अपनी सीबीटी एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो चलिए आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार एक्स से चिन्हित संपर्क का नाम बताइए। ये जो आपके लिए एक्स से दर्शाया गया है ये वाला है ना, इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या होता है। तो क्या मैंने आपको ये नहीं बताया, मैंने आपको क्लास कराई थी चित्र वाली क्लास, तो उसमें मैंने इन सभी चित्रों को कवर किया है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी के एमसीबी द्वारा संरक्षित है। यानी कि आपको सामने 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा लोड है जो जी श्रेणी की एमसीबी के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था एयर कंडीशनर है ना, एसी जो होता है ना, एयर कंडीशनर, वो जो है श्रेणी जी होता है ना, इसके जो एमसीबी होता है इसके द्वारा संरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। यानी आपको आर्मेचर को संतुलित करना है, बैलेंस करना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे ये आप बताएंगे, ओके। तो मैंने आपको बताया है आर्मेचर को जब भी संतुलित करने की बात करेगा तो गतिशील संतुलन यानी डायनामिक बैलेंसिंग आप राइट आंसर की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। यानी अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप फेज सीक्वेंस देखेंगे, अगर वो सेम है तभी आप उसे प्रचालन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए एक्स के रूप में चिन्हित डीसी ड्राइव के भाग का नाम बताइए। ये डीसी ड्राइव का एक भाग है जिसे हम पार्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मेन ड्राइव असेंबली। क्या कहते हैं? मेन ड्राइव असेंबली, जिसे हिंदी में मुख्य ड्राइव असेंबली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये असेंबल करने का एक पार्ट होता है जिसमें आप कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार डीसी ड्राइव में अभिलाक्षणिक वक्र का नाम बताइए। ये जो आपके सामने एक वक्र दिया गया है ना, तो इसका आपको बताना है कि ये किसका वक्र दर्शाया गया है। तो मैंने आपको बताया है ये किसके और किसके बीच में है, स्पीड और टॉर्क है ना, स्पीड और टॉर्क के बीच में ये बनाया हुआ वक्र है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्पीड वर्सेस टॉर्क, यानी गति बनाम बलागुण विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक दोलक सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी जो दोलन सर्किट होता है तो उसमें अनुनादी आवृत्ति यानी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कैलकुलेशन करने का कौन सा फॉर्मूला है ये आपको बताना है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, F=1/2π√LC। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रख लेना क्योंकि ये पूछा हुआ फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। यानी ऐसा कौन सा जो है फिल्टर सर्किट है जिससे हम जो है वोल्टेज स्पाइक्स को कम करते हैं। वोल्टेज स्पाइक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से हमारी वेव फॉर्म चलती है तो यहाँ पर कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, तो ये स्पाइक्स होता है ना। तो इसे कम करने की बात कर रहा है। तो हम किस फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ में लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि है
फ़िल्टर, है ना, LC फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं, है ना, LC फ़िल्टर यानी LC का मतलब क्या है, L फॉर आपका क्या हो गया, जो आपका इंडक्टर होता है उसे हम L से डिनोट करते हैं, और C से कैपेसिटर हो गया ना, तो इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है ड्राइव के प्रथम चतुर्थांश में संचालित एकल चतुर्थांश भार के लिए कौन सा अनुप्रयोग है, ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं उपकेंद्री पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, है ना। तो आप ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमसे कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक्स से चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम बताइए। यहाँ पर जो स्टार डेल्टा ये स्टार्टर है, तो कह रहा है कि इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है ना। तो मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, ये इस तरह से है, समझिए, है ना, ये आपका इस तरह से है RYB, और ये मैंने आपको बताया ये क्या होता है, स्टार होता है ना। और अगर इस तरह से बना है तो वो आपका डेल्टा होता है ना, RYB, ये आपका डेल्टा होता है और ये आपका स्टार होता है। तो क्या ये आपको ये वाली शक्ल इसके तरह नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही है। ये मेन पॉइंट हो गया और इस तरह से निकाले गए हैं 3 पॉइंट, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, स्टार हो गया ना। तो स्टार कॉन्टैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका एक गांव है और उस गांव में एक अंतिम छोर होता है ना, और अंतिम छोर पर एक पोल होता है। तो कह रहा है उस पोल पर हम जो लाइन इंसुलेटर लगाएंगे, तो वो कौन सा लाइन इंसुलेटर हम यूज़ में लेंगे। तो मैंने आपको बताया था हम जो है सैकल इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। किसका, सैकल इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है। यानी डीसी जनरेटर की आपको दक्षता ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है एफिशिएंसी का क्या होता है, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 चरण गिलहरी केज मोटर। अब देखिए गिलहरी यहाँ पर बोल दिया, जबकि इसका इंग्लिश में कहते हैं 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, है ना, के घूर्णन की चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी। तो मैंने आपको बताई थी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, वही जो है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है किस एकल चरण मोटर यानी कौन सी सिंगल फेज मोटर में स्क्विरल केज रोटर होता है ना, स्क्विरल केज रोटर होता है। तो ऐसी कौन सी मोटर है। तो मैंने आपको बताया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, स्प्लिट फेज मोटर, है ना। स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्र में दिखाए अनुसार हिस्टेरेसिस मोटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। हिस्टेरेसिस ये मोटर दे रखी है और इसके एक्स से चिन्हित भाग, इस वाले का नाम बताना है, इसका नाम क्या है। तो क्या मैंने ये नहीं बताया आपको, इस चित्र वाली क्लास में सारे चित्र मैंने आपको कवर कराए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, शेडिंग कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेडिंग कॉइल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शेडिंग कॉइल। ओके, ये भी आपका शेडिंग कॉइल है और ये भी आपका शेडिंग कॉइल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीसी मोटरों को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। यानी हम डीसी मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं, है ना, ये आपको बताना है। हम डायरेक्ट स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टार्टर जो होता है ना, वो आर्मेचर के करंट को कम कर देता है, और आर्मेचर का करंट कम होगा तो आपकी मोटर सेफ रहेगी। अगर ज़्यादा करंट चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी मोटर फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आर्मेचर करंट को कम करने का काम करता है स्टार्टर, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। यानी वाइंडिंग जो करते हैं ना, तो उसमें टेपिंग हम क्यों करते हैं, टेप का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था टेप का मतलब होता है कि कंडक्टर जो होता है ना, उसे हम लपेटते हैं ना, कंडक्टर लपेटें, यानी रैप द कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रैप द कंडक्टर यानी कंडक्टर लपेटें। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर दिखाया गया है। इसमें हम ये रजिस्टेंस क्यों लगाया है ना, ये कह रहा है कि प्रतिरोध तार यहाँ पर क्यों लगाया है। तो मैंने आपको बताया आपके पास मोटर है और मोटर मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रही है और आपने डायरेक्ट उसकी अचानक से उसकी रोटेशन की दिशा बदल दी, इस डायरेक्शन में कर दी, तो वो होगी क्या, मोटर झटका लेगी अचानक से, है ना भाई। जाहिर सी बात है, अगर इस डायरेक्शन में अभी वो घूम रही है और आपने डायरेक्ट उसकी चेंज कर दी दिशा, है ना, इस तरह से, तो वो क्या करेगी, झटका लेगी। और उस झटके को कम करने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा
फॉर स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यानी वर्तमान दिशा के सुचारू उलटफेर के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान क्यों करते हैं। यानी जो पैनल बोर्ड होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पैनल बोर्ड, तो उस पैनल बोर्ड में हम दो दो अर्थिंग क्यों लगाते हैं। हम चाहें तो एक अर्थिंग भी लगा दें। तो देखिए, दो अर्थिंग हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि मान लीजिए एक अर्थिंग फेल हो जाती है ना, एक अर्थिंग काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में दूसरी अर्थिंग काम कर लेगी और हम सेफ रहेंगे, है ना। अगर मान लीजिए हमने एक ही अर्थिंग लगाई है और वो कभी फेल हो गई, तो हमें क्या होगा, हमें शॉक लग सकता है। तो इसलिए जो है दो अर्थिंग लगाई जाती है, जिससे कि अन्य विफलता यानी दूसरे के विफल होने के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित रहे, है ना, काम करे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है। 3 पॉइंट स्टार्टर आपने देखा होगा, तो उसमें एनवीसी को ही हम क्या कहते हैं, नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। तो नो वोल्ट का कॉइल का उद्देश्य क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये आपको बताना है, उसका पर्पज़ क्या है लगाने का। तो इसे हम क्यों लगाते हैं, बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिजली चले जाएगी तो क्या होगा, मोटर को डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो क्या मैंने ये आपको नहीं बताया। देखिए, एम्पलीफायर सर्किट है, इसका नहीं, दोलन सर्किट और रेक्टिफायर सर्किट नहीं, बल्कि हम जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा था निरंतर आउटपुट वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए, है ना। एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा जेनर डायोड होता है ना, जेनर डायोड किस तरह से दिखता है, तो वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से बना रहेगा, है ना, इस तरह से। तो वो जेनर डायोड होता है और इसके साथ ट्रांजिस्टर, इन सर्किट का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो एक बार कमेंट में ज़रूर अपना डाउट पूछे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर है वो हीट पैदा करेगा, है ना। तो हीट होगी तो उसका प्रसार भी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए जो है उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा रखना पड़ता है कलेक्टर क्षेत्र को। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन ना 2-3 तरह से पूछा जाएगा आपके, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपसे इस तरह से पूछा जाएगा और दूसरा आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, DOL लिख देगा, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। अगर यहाँ पर इस तरह से बना है ना, ये त्रिभुज बना है, तो ये आपका हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर इसमें इस तरह से बना है तो ये आपका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो कहाँ पर है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी में है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछा जाता है, तो तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी डीसी जनरेटर हमारे पास है, उसकी इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है ना, उसे हम बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे हम बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम जो मशीन है ना, उसमें गर्म हवा डाल करके इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी मशीन में अगर आप गर्म हवा डालते हो तो आपका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। यानी कंपाउंड जनरेटर तो है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसमें बोल रहा है कि शंट फील्ड है ना, जो शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर के साथ कैसे समांतर में है। समांतर में है मतलब वो शॉर्ट शंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमान एकल फेज कार्यशील वोल्टेज क्या होगा, है ना। यानी 240 वोल्ट हमारे लिए ISI के द्वारा घोषित किया गया है ना। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सिंगल फेज के लिए, है ना, न्यूनतम जो सिंगल फेज के लिए न्यूनतम कार्यशील वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा 228 वोल्ट होगा, और ये मैंने आपको बता रखा है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कॉपर बार का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कॉपर बार यानी तांबा बार, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग कॉपर बार, है ना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। यानी इंडक्शन मोटर हमारे पास है तो उसके रोटर में हम वोल्टेज को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, ये बोल रहा है। तो वोल्टेज को प्राप्त हम कैसे करते हैं, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटर और रोटर दोनों का जो ट्रांसफार्मर कार्य होगा ना, उसके द्वारा हम रोटर में वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है सत्य तालिका से, यानी ट्रुथ टेबल से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दर्शाए गए अनुसार लॉजिक गेट के सत्य तालिका किसको संदर्भित करती है। यानी देखिए ये क्वेश्चन ना आपसे 2-3 तरह से पूछा जाएगा, या फिर आपको टेबल दे देगा और पूछेगा कि कौन से गेट का टेबल है, या फिर आपको गेट दे देगा और पूछेगा कि इसका नाम क्या है ना। तो ये गेट के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब भी आपके पास सत्य तालिका या फिर ट्रुथ टेबल आ जाए तो आपको यहाँ पर नज़र करना है ना। जो आपके लिए एक्सप्रेशन दे रखी है ना, y = a+b या a.b जो भी दे रखी है, तो आपको y जो वाली एक्सप्रेशन है इसे आपको ध्यान देना है। तो a.b लिखा है, मतलब मैंने आपको बताया था जो हमारा एंड गेट होता है ना, एंड गेट होता है उसमें डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जो और गेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं, तो a+b हो जाएगा, है ना। अगर इन पे बार लगा दिए तो यहाँ पर n बढ़ा देते हैं ना, इस तरह से अगर बार होता तो यहाँ पर n बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पर बार नहीं है तो ये बार हटा देते हैं। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी एंड गेट की है ना। तो एंड गेट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार रोटरी स्विच किस प्रकार का हैंडल डिज़ाइन दर्शाया गया है। ये आपके पास रोटरी स्विच है, कह रहा है कि इसका डिज़ाइन कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा सिक्के का स्लॉट यानी कॉइन स्लॉट इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपने वाइंडिंग की है तो उसमें इंसुलेशन सामग्री को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वार्निश डालनी पड़ेगी। जैसे आप मोटर में वाइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें वार्निश डालते हैं। और वार्निश क्यों डालते हैं, जिससे कि इंसुलेशन बेहतर हो सके और वायर इधर उधर बिखरे ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वार्निश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। भाई स्वचालित बोल दिया यानी ऑटो, है ना, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर ही तो लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है जनरेटर का नाम बताइए। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको ये आर्मेचर दिख रहा है और आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है फील्ड वाइंडिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, शंट वाइंडिंग। तो यानी ये क्या हो गया, शंट जनरेटर हो गया, है ना, डीसी शंट जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का नाम बताइए। ये जो आपको चित्र में दर्शाया गया है गति नियंत्रण, ये कौन सा गति नियंत्रण है। तो मैंने आपको बताया ये आर्मेचर है और आर्मेचर के पैरेलल में ही क्या लगा दिया है, ये आपको रिहेस्टेट लगा दिया है। यानी कि ये क्या कर रहा है, आर्मेचर को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है ना। तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग करने के लिए किस उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताई थी ऐसी मोटर होनी चाहिए जो जिसका प्रचालन शांत हो, यानी जो बिल्कुल भी नॉइस ना करे, है ना। तो ऐसी मोटर ही हम ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्रों में लगाते हैं। जैसे कि आपका माइक हो जाता है ना, जिस पे गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी मोटर लगाई जाती है जिससे कि शांत प्रचालन हो, उसमें कोई नॉइस ना हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, 3rd-4th क्लास का बच्चा आपको बता देगा कि जो आपका जनरेटर होता है ना, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक तरंग वाइंडिंग, यानी एक यहाँ पर घायल लिखा है ना, घायल यहाँ पर होगा नहीं, वेव, है ना, वेव बाउंडिंग की बात कर रहा है ना। वेव बाइंडिंग जो होती है ना, उसमें 6 ध्रुव दे रखे हैं। तो डीसी मशीन में समांतर पथ कितने होंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाइंडिंग 2 तरह की होती हैं, एक लैप बाइंडिंग और एक वेव बाइंडिंग, है ना। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथ पोल के बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, समांतर पथ हमेशा 2 होते हैं, है ना। तो यानी हमसे पूछा क्या है, हमें वेव बाइंडिंग का पूछा है और वेव बाइंडिंग में समांतर पथ हमेशा 2 होंगे, फिर चाहे उसमें पोल
1 से लेकर 1000 क्यों ना हो जाए, है ना। यानी पोल कितने भी हों, हमारे लिए जो समांतर पथ है ना 2 ही रहेंगे, किस में, वेव बाइंडिंग में, और वेव बाइंडिंग में पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 दे रखा है। अब स्टूडेंट्स करते क्या है ना, वो इसमें ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं लैब बाइंडिंग है तो ए बराबर कितना रख देते हैं, 6 दिया है तो 6 लगा देते हैं। अब समांतर पथ के रास्ते कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 लगा करके आ जाते हैं, जो कि हो जाएगा गलत। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेव बाइंडिंग पूछा था और वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर पथ 2 ही होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, तो हमारा ऑक्सीलेटर होता है। कौन होता है, ऑक्सीलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोलक सर्किट। ओके, तो अभी तक हमने जो है 38 क्वेश्चन को कवर कर लिया है थ्योरी के। तो 38 में से आपके कितने सही हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को, जिसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, एंड इसमें से कितने सही जाएंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया गया है। यानी मशीन इंजीनियर जो होते हैं ना, उनके द्वारा कौन सी हैंडबुक का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो मार्क स्टैंडर्ड, है ना, मार्क स्टैंडर्ड का उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है साल को हम एन से दर्शाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। एसपी का विस्तारित रूप क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के लिए विभिन्न चरण क्या होते हैं। ऊष्मा उपचार के लिए विभिन्न चरण क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले हीटिंग होगी, उसके बाद शॉकिंग होगी, उसके बाद क्वंचिंग होगी, है ना। तो याद रखिएगा, हीटिंग, शॉकिंग, क्वंचिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हीटिंग, क्वंचिंग, शॉकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमसे कह रहा है कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है ना। पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंड बुक। उसे क्या कहते हैं, हैंड बुक कहते हैं, यानी पुस्तिका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति को गुरुत्वीय केंद्र उसके आधार से उसकी ऊंचाई 1/3 होती है। तो ये आपको बताना है 1/3 किस में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल में क्या होती है, ऊंचाई 1/3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि हमसे कह रहा है 250 वोल्ट से कम वोल्टता वाली क्या कहलाती है। देखिए उसे हम कहते हैं LT, है ना, लो टेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा DC मोटर का प्रतीक है। तो मैंने आपको बताया है ये M मोटर को दर्शाती है, और इस तरह से लगाया तो DC, अगर इस तरह से लगाया तो AC। तो यहाँ पर DC बोला है, तो DC मोटर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होती है। लाइन इंसुलेटर हम किससे बनाते हैं, तो कई बार मैंने आपको बताया है पोर्सलिन से बनाते हैं, यानी चीनी मिट्टी से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को स्विच को पहचानिए, ये वाला स्विच कौन सा है। तो टम्बलर स्विच है, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 3 पिन सॉकेट का नाम बताइए। यहाँ पर जो पिन नहीं बनाई हुई है, तो यहाँ पर इस तरह से होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वाला आपका 3 पिन सॉकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड ये आपका कौन सा है, ये आपका 2 पिन सॉकेट है। आप कहेंगे ये भी तो 3 पिन सॉकेट है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह से बना हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये 3 पिन सॉकेट होता, अगर इस तरह से है तो ये नहीं है। इन दोनों का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। आपने केबल देखा होगा, केबल में 2 वायर वाली केबल भी होती है और 3 वायर वाली केबल भी होती है ना। तो ये यही है, ये 2 वायर वाली केबल है, ये 3 वायर वाली केबल है। अब ये बीच में क्या बना है, तो ये अलग अलग कर रहा है। जैसे ये 3 वायर हैं, तो तीनों को आपस में अलग अलग करने का काम कर रहा है, जो कि इंसुलेटर लगा रहता है ना। तो ये आपके वायर हैं, ना कि सॉकेट। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में नॉट गेट को पहचाने। तो देखिए नॉट गेट कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा एंड गेट होता है। ये मैंने बताया था, ये आपका नॉर गेट होगा, और गेट नहीं, नॉर गेट होगा, क्योंकि यहाँ पर गोली लगी है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा नॉट गेट होता है ना, जो कि हमसे पूछा था नॉट गेट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका डायोड है, कोई गेट नहीं है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये डायोड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो जाती है यहाँ से। तो अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी सभी ट्रेड्स के लिए ये शुरू हो चुकी है।
पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको क्या करते हैं, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, ये क्या कर रहा है, आपको जो कंपनी और प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट, ये किसके उदाहरण है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास नाइफ़ है ना, ये मेरे पास नाइफ है, तो कहते हैं ना नाइफ बहुत शार्प है यानी बहुत तेज़ है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी शार्प ने क्या किया, नाइफ़ की विशेषता बताई, यानी कि ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक अच्छा विषय चुनने का क्या अर्थ है। यानी अगर आप एक अच्छा विषय चुनना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे फिर निर्णय लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारी से देखना फिर निर्णय लेना। चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है। ग्रीन माइंडसेट का मतलब होता है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप कोई सैलरी थोड़ी लिखते हैं अपने रिज्यूमे में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं और ये महत्व नहीं रखती है, तो इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नहीं बोल रहा है, यानी भीम ऐप, यूपीआई क्या है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, गूगल पे भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, बैंकिंग एप्लीकेशन जो आते हैं ना वो भी एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप होते हैं। लेकिन क्या इंस्टाग्राम कोई पेमेंट ऐप है, नहीं, उस पर हम तो रील देखते हैं, है ना, पोस्ट करते हैं, तो ये आपका एक अलग ही सोशल मीडिया ऐप हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहां आप देश के सामने मौजूद कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्टार्टअप इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिग इकोनॉमी इज़, गिग इकोनॉमी क्या है, यानी गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको कार्य का एक सिस्टम, जहाँ पर आप पार्ट टाइम के रूप में काम कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी यानी गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित हो रहा है। तो वो कौन प्रभावित हो रहा है भाई, कार्य का जो फ्यूचर है, कार्य का भविष्य है, वही तो इफेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ वर्क। यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से आपको क्या करना चाहिए। यानी कि कार्यस्थल पर आप कोई विकल्प चुनने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले विवरणों को देखना चाहिए, है ना, जो डिटेल्स दे रखी हैं उसे देखो, फिर इसके बाद दूसरों के विचार लो, है ना, दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उन्हें लो, इसके बाद आप चूज़ करो, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील। तो ये मैंने जितने भी नाम लिए ना, ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ये सिर्फ नाम है किसी चीज़ का, है ना। टेबल किसी चीज़ का नाम है, सॉकेट किसी चीज़ का नाम है ना, हथौड़ा किसी चीज़ का नाम है, तो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और सफलता मिलने पर हार न मानना। तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो आपकी ग्रिट है। क्या है, ग्रिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ये कोई आत्मविश्वास या सेल्फ अवेयरनेस या फिर स्वतंत्र निर्णय लेना नहीं है, ये आपका ग्रिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी स्थान पर परिस्थितियों जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं क्या कहलाती हैं। ऐसी किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के व्यवहार या फिर विकास को प्रभावित करें, है ना, तो वो क्या कराएगा भाई, एनवायरनमेंट कहलाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आप किस रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि अगर आपका जो आसपास का माहौल अच्छा है ना, आप सही एनवायरनमेंट में ही ढले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे बनेंगे, और अगर गलत एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं तो गलत बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यानी आप ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप, प्रिंटर या फिर डेस्कटॉप की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ईमेल अकाउंट, क्योंकि अगर आपके पास ईमेल अकाउंट ही नहीं होगा तो क्या आप ईमेल पर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, नहीं, है ना। तो सबसे पहले आपके लिए ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए।
अगर किसी जैसे मान लीजिए आपको ही ये बिज़नेस खोलना है, छोटा बिज़नेस खोलना है, तो आपको धन की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, उपयुक्त जो इन्वेस्टर होगा उससे मिलेंगे, है ना, मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेंगे, है ना, जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उनसे आप मिलेंगे जिससे कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेख होना ज़रूरी है ना। तो शिक्षा का विवरण या फिर अपेक्षित वेतन अपेक्षाएँ या फिर भूमिका के लिए उपयुक्त कारण या फिर शौक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा, क्योंकि आप एक रीज़न देंगे, है ना, आप एक रीज़न देंगे सूटेबल फॉर द जॉब रोल, है ना, आप ये बताएंगे कि मैं इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हूँ, तो एक रीज़न देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब हमें फैक्ट्री में उत्पादक को पैक करने का एक तेज़ तरीका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, है ना, हमें उत्पादक को तेज़ से पैक करने का ऑप्शन मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे कोवर्कर्स को तुलना में उत्पादों को तेज़ी से पैक करेंगे या फिर अपनी टीम के साथ तेज़ी से पैकिंग विधि शेयर करेंगे या फिर टीम जिस तरह पैकिंग कर रही है उसी तरह पैकिंग जारी रखेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक नया आइडिया है जिससे हम पैकिंग को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, है ना। मेथड को सीक्रेट रखना, तो सीक्रेट भी नहीं रखना है ना, अपनी टीम के साथ तेज़ी से पैकिंग विधि शेयर करना या फिर हमारे कोवर्कर्स की तुलना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप अपनी टीम के साथ वो मेथड शेयर करेंगे जिससे कि आपकी टीम एक बेहतर तरीके से फास्टली जो है आपके जो उत्पाद है उन्हें पैक कर पाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्किल इंडिया डिजिटल क्या है, तो वो आपका सीखने और करियर संसाधन और एक मंच है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई मूवी या फिर ट्रेड का नाम या फिर सरकारी कार्यालय नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है एक टीम में जहाँ सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, है ना। एक ऐसी टीम है जहाँ पर सदस्य के विचार अलग अलग आ रहे हैं, है ना, असहमति आ रही है ना, डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, बिना किसी चर्चा के विचार चुनना चाहिए या फिर उन्हें बहस करने दीजिए या फिर किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए या फिर दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी सहमत कराने पर तरीका खोजना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए सभी दोनों विचारों पर, जैसे दो या दो से ज़्यादा विचार आ रहे हैं उन सभी को आपको चर्चा करना चाहिए और सभी को सहमति कराने पर तरीके को खोजना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर सभी कर्मचारी कुशल तरीके से काम कर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिक आउटपुट मिलेगा और अधिक प्रॉफिट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि सहकर्मी कोवर्कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई आपको फील करना चाहिए कि ये सही नहीं है ना, क्योंकि गॉसिप करना सही नहीं होता है एक कार्यस्थल पर, है ना, बिहेवियर अनुचित बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जहाँ आप किसी की कॉपी को भेजना चाहते हैं, है ना। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल कहाँ पर जोड़ेंगे जहाँ जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो हम टू में करेंगे, है ना, टू लिख करके आता है ना टू। अब जहाँ पर भी ईमेल है @ आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी ईमेल एड्रेस है ना। तो टू के बाद डालते तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। CC क्या होता है, BCC और सब्जेक्ट ये अलग चीज़ हो गई जो कि मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है, तो ये आपको बताना है। कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना या फिर काम चुनौतीपूर्ण होने पर तनावग्रस्त हो जाना या फिर आसान कार्यों का चयन करना या फिर कार्यस्थल नियमों का पालन न करना। तो ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि यहाँ पर बोला है कुछ गलत हो जाने पर भी हार ना मानना, क्योंकि आपसे कुछ गलत भी हो गया फिर भी आप हार नहीं मानना, उस काम को करते जा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यदि डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग, है ना, आपका पहला डिज़ाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप एक डिज़ाइनिंग थिंकिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग थिंकिंग का आपका पहला डिज़ाइन काम नहीं कर पाता तो आप क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, कोई और डिज़ाइन ख़रीदना चाहेगा या फिर कुछ और बनाना चाहिए, ये आपके नहीं होंगे। फीडबैक मांगना, सबसे पहले आप फीडबैक मांगिए कि कैसा लग रहा है ना, कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए और सुधार करने का प्रयास करिए। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइग्रेशन, है ना। काम के लिए स्थानांतरण का क्या अर्थ है। माइग्रेशन किसे कहते हैं भाई, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, वही तो आपका माइग्रेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेट पेपर 3 को जो आपका मॉडल पेपर 3 था उसे कवर किया। एंड इसमें हमने ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन को कवर किया, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चंस को कवर किया। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 75 है। अब इसमें से कितने आपके सही हैं वो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी आपका स्कोर पता लग पाए, है ना। फिर मैं उसी तरह से क्वेश्चन लाऊंगा, उसी लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सेट पेपर आपको मिल जाएं, जैसे 4, 5, 6, है ना। टोटल 6 आपके लिए कराने वाला हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ, अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर पाएँ। बाकी अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना होगा। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।